हेलो कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे अपनी विज्ञान की पाठ 8 शरीर में गति पाठ को। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 8 शरीर में गति। बच्चों, शरीर में गति ये जो हमारा शीर्षक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने लायक कुछ भी है। इसमें शरीर आपको पता ही है और गति का मतलब भी आपको लगभग पता ही है। गति का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को हम गति कहते हैं। चाहे वो कोई सामान हो या हम हो, कोई जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो। तो इस तरह से या हम कुछ काम कर रहे हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी किसी चीज़ का स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है, या काम करने को भी हम गति कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे शरीर में होने वाली गति के बारे में। जैसे मान लो बिल्कुल शांत बैठे हो, फिर भी आपके शरीर के अंदर या आपके शरीर में कुछ ना कुछ गतियाँ चलती रहती हैं। आपका शरीर गति करता रहता है। जैसे आपकी पलकें झपकती रहती हैं, इसी तरह देखिए हम सांस लेते रहते हैं, तो सांस भी हम निरंतर लेते रहते हैं बिना रुके, क्योंकि सांस रुक जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमारा सांस लेने का काम भी लगातार निरंतर चलता रहता है बिना रुके। इसी तरह देखिए जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जीवा काम करती है, हमारी जीभ काम करते हैं, दांत काम करते हैं। तो इस तरह से हम अगर एक जगह भी बैठे हुए हैं तब भी हमारा शरीर कुछ ना कुछ गति कर रहा होता है। तो ये गतियाँ जो हैं हमारे शरीर के अंदर की, जैसे हृदय का धड़कना और जैसे हमारे फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना, ये क्या कहलाती हैं? गति। सांस का लेना और छोड़ना, ये भी हमारी शारीरिक गतियां हैं जो कि निरंतर चलती रहती हैं। अब आप देखिए कि जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? आपका हाथ काम करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब आप शरीर का कौन सा भाग काम करता है? आपकी आंखें काम करती हैं। तो इस तरह से जब आप दौड़ते भागते हैं तो आपके पैर काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है और हमारे शरीर के जो भाग हैं वो गति करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि जब आप विद्यालय के बाद अपने घर को जाते हैं, इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों और अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करें और सारणी 8.1 भरते हुए हम देखते हैं। आइए हम देखें कि सारणी 8.1 में क्या भरना है। हमें भरना है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। अब जैसे कि गाय है ना, गाय है तो गाय क्या करती हैं? कैसे चलती हैं ये? इनका कौन सा अंग काम करता है इनको चलने में? पैर। और इनके चलने को हम क्या कहते हैं? चलती है। तो अब देखिए कि मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य के चलने को क्या कहते हैं? मनुष्य किससे चलते हैं? मनुष्य भी पैर से चलते हैं। तो हम यहाँ पे भर देंगे पैर। और मनुष्य के चलने को भी क्या कहते हैं? चलना। तो हम यहाँ पे भर देंगे चलना। इसी तरह से सांप अपने संपूर्ण शरीर से चलता है और रेंग कर चलता है। पक्षी कैसे गति करते हैं? उनके गति करने वाले भाग को हम कहते हैं पंख। क्या कहते हैं उनको हम? पंख। और इनकी जो गति है, उनके गमन करने का जो तरीका है वो क्या है? उड़ना। इसके बाद है कीट। कीट का जो गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग है वो कौन सा है? उसका है पंख। कीट का भी पंख होता है और ये भी उड़ते हैं। इनका भी उड़ना लिख देंगे हम। इसके बाद मछली है। मछली किससे गमन करती हैं? मछली करती हैं पंख से भी और पूंछ से भी। ठीक है। और इनके कैसे गमन करती हैं? ये तैर कर।
तैरना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, जैसे कि चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना, भागना, रेंगना, तैरना आदि। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में के कुछ अलग अलग ढंग होते हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के जो तरीके हैं उसमें क्या होता है, विविधताएं होती हैं, क्योंकि हर एक, जैसे मछली तैर कर चलती है तो ज़रूरी नहीं कि पक्षी भी तैर कर चले। जैसे हम दौड़ते भागते उछलते कूदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गाय भी दौड़कर उछलकर भागकर चले, है ना। तो इस तरह से सभी जीवों में चलने के ढंग में विविधता होती है। आइए हम पढ़ते हैं अब मानव शरीर एवं उनमें गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने के पूर्व आइए हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ सारी गतियों को करने का प्रयास करें। अब देखिए, आप कभी कभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज, जब आपके स्कूल में प्रेयर होता है, जब प्रार्थना होता है, उसके बाद क्या होते हैं कि थोड़ी देर तक टीचर्स क्या करवाते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि आपके हाथ पाँव बिल्कुल चुस्त रहें, आपका शरीर चुस्त रहे और आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकें। तो आप उस दौरान किस तरह की कसरत करते हैं? जैसे मान लीजिए आप अपना हाथ किस तरह घुमाते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने कंधे पर से दोनों हाथों को सीधा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, घुटने पर से आप मुड़ते हैं। कभी कभी आप कोहनी को बिल्कुल ऊपर, कोहनी पर से हाथ को बिल्कुल सीधा करते हैं, फिर आप हाथ को ऊपर और नीचे करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी कसरत अपने स्कूल में करते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रश्नों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ भागों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कई भागों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं घुमा सकते हैं। तो हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे शरीर में जो गतियाँ होती हैं, तो हमारे जो ये शरीर के भाग हैं वो कितनी गति करते हैं, पूर्णतः करते हैं, अंशतः मुड़ते हैं या झुकते हैं या उठते हैं या गति बिल्कुल भी नहीं करते। तो इन सब के बारे में आइए हम सारणी को पूरा करते हैं। तो गर्दन, देखिए गर्दन क्या होता है, पूर्णतः घूमता है? नहीं। अंशतः घूमता है? हाँ, देखिए पहले से लगाया हुआ है। तो गर्दन क्या होता है, अंशतः घूमता है। गर्दन झुकता है? बिल्कुल झुकता है, उठता भी है और गति नहीं करता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। गति करता है? ये नहीं करता है। तो क्या लगा देंगे इसमें हम? इसके बाद कलाई, कलाई क्या करते हैं, ये पूर्णतः घूमता है, कलाई हमारी पूर्णतः घूम जाती है। और इसके बाद जब पूरी घूम जाती है तो ये अंशतः वाले में लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर झुकती है कलाई, बिल्कुल उठता भी है और गति करता है। क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को रखता है ना। तो इस तरह से कलाई भी हमारी गति करती है। उंगलियां, उंगलियों में क्या करेंगे, उंगलियां पूरी तरह घूम जाती हैं ना हमारी, तो इसमें हम लगाएंगे पूर्णतः घूमती हैं और अंशतः को छोड़ देंगे। उंगलियां झुकती भी हैं, उठती भी हैं और गति भी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे हम हाथ से कुछ चीज़ें, अपनी उंगलियों से कुछ चीज़ें उठाकर कहीं और रखते भी हैं, उंगलियां उठाकर दूसरी जगह भी रखते हैं, इसलिए इसमें हम भी लगाएंगे। इसके बाद है घुटना, घुटना हमारा पूर्णतः घूमता है? नहीं, तो हम लगाएंगे इसमें अंशतः। ठीक है, और यहाँ पे हम कट कर देंगे। झुकता है हमारा घुटना? घुटना हमारा नहीं झुकता, तो नहीं लगा देंगे। घुटना, इसके बाद गति करता है घुटना? नहीं। इसके बाद एड़ी, एड़ी का क्या करेंगे, एड़ी पूर्णतः घूमती है हमारी? नहीं घूमती, तो अंशतः में लगा देंगे। और झुकता है, एड़ी झुकती भी नहीं है, तो नहीं।
इसमें भी नहीं, गति में भी नहीं। पादांगुली यानी पैरों की उंगलियां पूर्णतः घूमती हैं? नहीं, तो अंशतः घूमती हैं। इसके बाद झुकते भी हैं, उठते भी हैं और गति करने में हमारे शरीर का साथ भी देते हैं वो। पीठ पूर्णतः घूमता है? नहीं, अंशतः घूमता है। इसके बाद झुकता भी है, उठता भी है और गति भी नहीं करता। इसके बाद सिर है, पूर्णतः घूमता है आपका सिर? नहीं, अंशतः घूमता है। हाँ, इसके बाद सिर झुकता भी है और उठता भी है। सिर झुकता भी है, सिर में क्या लगाएंगे? झुकता भी है, उठता भी है और गति नहीं करता, गति नहीं करता। इसके बाद है कोहनी। कोहनी का क्या है? पूर्णतः घूम जाती है आपकी कोहनी, तो पूर्णतः में लगा देंगे। झुकती भी है, उठती भी है और गति नहीं करती है। इसके बाद भुजा का क्या करेंगे? भुजा पूर्णतः घूम जाती है ना आपकी, तो हाँ में लगा देंगे। भुजा पूर्णतः घूम जाती है। इसके बाद उठती भी है, हिलती भी है और गति यानी कि हम अपनी भुजा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ना, अपने हाथों से काम करते हैं तब, तो यहाँ भी टिक लगाएंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उस स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? देखिए बच्चों, जब तक हमारे शरीर का जो भाग है तभी मुड़ सकता है जब वहाँ दो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, जिसको कि हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। इंग्लिश में हम ज्वाइंट कहते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं? उनको संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर हमारे शरीर के उस भाग में ज्वाइंट नहीं होता तो वहाँ से हमारे जो हाथ है या हमारे जो पाँव हैं वो मुड़ते ही नहीं, और जब नहीं मुड़ते तो हम कैसे चल सकते थे, कैसे कुछ भी उठा सकते हैं या हम कैसे अन्य कोई भी काम कर सकते हैं? इसलिए संधि का होना और दो हड्डियों का आपस में जुड़ना हमारे काम करने के लिए, हमारे गति करने के लिए बहुत आवश्यक है। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे पैर की उंगली और पादांगुली को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं क्या हैं? ये कठोर संरचनाएं हैं हमारी हड्डियां, हमारी अस्थियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। देखिए हमारी बॉडी में ना सब जगह, हमारे शरीर में सभी जगह क्या है? अस्थियां हैं, और इन्हीं अस्थियों से क्या बना है? हमारे शरीर का ढांचा। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्सों से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। एक भी ऐसा नहीं है कि कोई एक लंबी अस्थि आपकी कंधे से लेकर आपके कलाई तक हो। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर यानी आपके कंधे से लेकर आपके कलाई तक जो हड्डी है वो बिल्कुल एक हो, स्ट्रेट हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप अपने हाथ को कभी मोड़ नहीं पाते। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी हैं और इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पे हिला या झुका नहीं सकते हैं जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। यानी हम अपने शरीर को नहीं हिला सकते, नहीं झुका सकते अगर कि ये अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां, बहुत सी हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां यानी कि बहुत सारे ज्वाइंट हैं, बहुत सारे जोड़ हैं, और आइए इनमें से कुछ के बारे में हम जानें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंदुक खलिका संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंदुक यानी क्या होता है? बॉल, और खलिका यानी खाली स्थान वाला, खलिका या हम कह सकते हैं सॉकेट टाइप। तो ये बॉल और सॉकेट ज्वाइंट भी इसको हम कहते हैं कंदुक खलिका संधि।
अब देखिए, कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है। आप कागज के बेलन देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये इसी तरह के हमारे कंधे के पास की जो जोड़ है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही है, जिसको हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो हम कहाँ पे थे बच्चों? हम थे यहाँ पर कि जैसा कि आप 8.2 में देखेंगे, आप कागज के बेलन को क्या करेंगे? कागज के बेलन को आप गेंद पर चिपका भी सकते हैं और कागज के बेलन को, बॉल को काट कर कागज के बेलन को उसके अंदर भी फिट कर सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? देखिए आराम से घूम जाएगी वो तो, बिल्कुल। क्या कागज का एक बेलन भी घूमता है? आप जब उसको करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बेलन भी घूमता है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद उसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा हुआ है या धंसा हुआ है, और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती हैं। तो ये जो बॉल सॉकेट या कंदुक खलिका संधि होता है, ये हमारे कंधे के पास है कि संधि का जोड़ ऐसा ही है बिल्कुल, और इसी कारण से हम अपने हाथ को खूब अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। देखिए कंदुक खलिका संधि हमारे शरीर का बिल्कुल इसी तरह से है। कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भाग को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। अब क्या हम पढ़ेंगे? घूराग्र संधि। घूराग्र संधि से पता ही चल रहा है कि घुमाने वाला, कि हम आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकें, ऐसे जोड़। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि घूराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं या बाएं हम घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों देखिए, सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि जो घूराग्र संधि है उसमें क्या होता है, वो कहाँ पे पाई जाती है? घूराग्र संधि पाई जाती है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम कहते हैं घूराग्र संधि। चलिए हम आगे पढ़ें। कुछ बातें हैं जिनको आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ गर्दन और सिर को जो जोड़ रही हैं वही कहलाती हैं हमारी घूराग्र संधि। ये है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो ज्वाइंट है, इसको हम कहते हैं घूराग्र संधि, जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में हम घुमा सकते हैं। घूराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। घूराग्र संधि में क्या होता है? एक बेलनाकार जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो एक छल्ले में घूमती है। एक गोल छल्ला सा होता है और उसके अंदर ही ये घूमती हैं। हिंज संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हिंज क्या होता है? कब्जा। जैसे हमारे दरवाजे में क्या लगा होता है? दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए क्या लगा होता है? कब्जा लगा होता है। तो कब्जा क्या करता है? कब्जे का काम है आगे या पीछे करना। तो जो हिंज संधि है हमारी, वो भी बिल्कुल जो हिंज की तरह, यानी कब्जे की तरह ही, वो सिर्फ आगे और पीछे हो सकती है, वो चारों तरफ नहीं घूम सकती। आइए हम देखें इसमें क्या है क्रियाकलाप में। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन बनाइए, जैसा कि 8.5 में दिखाया गया। देखिए यहाँ जो दिखाया गया है, तो इसमें आपने क्या करना है? चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करें और छोटी पेंसिल डाल दीजिए उसमें। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसे इस प्रकार मोड़िए कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। देखिए नीचे रख रखा है दूसरा वाला यहाँ। तो इस तरह से रख के आप क्या करेंगे? आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। जिस बेलन में आपने पेंसिल डाली थी उसको आप चलाने का प्रयास कीजिए।
यह किस प्रकार का गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? कंदुक खलिका संधि तो पूरी स्वतंत्र रूप से घूमती है, लेकिन जो ये हिंज संधि है ये क्या होगी? ये पूरी तरह से पूर्णतः ये नहीं घूमती, ये सिर्फ आगे पीछे ही हो सकती हैं। जो कुछ सामने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है। हमारी कोहनी में क्या है? हमारी कोहनी जो है वो हिंज ज्वाइंट है, हिंज कब्जा संधि है, जिसमें केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अचल संधि। अचल संधि यानी जिसमें गति नहीं होती। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिसकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां उन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम क्या कहते हैं? अचल संधि। अचल का मतलब ही है नहीं चलने वाला, नहीं घूमने वाला। तो ऐसी संधि अचल संधि कहलाती है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हैं और ये मूव नहीं करती या गति नहीं करती। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा? क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में क्या है? ये अचल संधि, जिसे हम चाहकर भी हिला नहीं सकते। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? हमारे जो शरीर है उसे एक आकृति प्रदान कौन करता है? हमारे शरीर तो एक, जैसे अगर अस्थियां ना हो, हड्डियां ना हो, तो हमारा शरीर क्या है? एक मांस का लोथड़ा है, कुछ भी नहीं है। अगर ये हड्डियां ना होती तो हमारे शरीर का कोई आकार नहीं होता। यदि आप मान लीजिए एक गुड़िया बनाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया की एक आकृति प्रदान करने के लिए आप उसका ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। सिंपली सी बात है, आपने दशहरा का जो रावण बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा ना, आपके सामने तो एकदम तैयार रावण खड़ा दिखता होगा, लेकिन वास्तव में क्या है? सबसे पहले क्या बनाई जाती है? उसकी बांस की पतली पतली लकड़ियों से सबसे पहले रावण का, मेघनाथ कुंभकर्ण का क्या बनाया जाता है? पहले ढांचा बनाया जाता है, फिर उनको अच्छी तरह से सजाया जाता है। और आप तो सजाया हुआ देखे होंगे। तो हम जैसे भी कोई चीज़ जब भी हम बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? हमें सबसे पहले बनाना होता है उसका ढांचा। तो हमारे शरीर में भी जो ढांचे का काम करता है वो क्या है? हमारी अस्थियां या हमारी हड्डियां। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। बच्चों, पता है क्या आपको कि हमारे शरीर में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी है? आपको पता है? हमारी हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में 206 हैं। पर क्या ये छोटे बच्चों में भी 206 ही होते हैं? नहीं, छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 300। छोटे बच्चों में कितनी होती हैं? 300 होती हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है, छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या। और वयस्कों में कितनी होती हैं? 206। क्या होता है? कैसे घट जाते हैं ये काफ़ी सारी जो बच्चों की जो शरीर है काफ़ी लचीला होता है और उसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं जो कि धीरे धीरे घट कर क्या हो जाते हैं? 300 से 206 बन जाते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है।
आपके घर में किसी का एक्सरे तो हुआ ही होगा। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृतियों का पता चल जाता है। जब आप एक्सरे वाली जो फोटो देखेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारी हड्डियां, जिसका भी एक्सरे हुआ होगा, मान लीजिए कभी आपके चेस्ट का हुआ हो, कभी आपके पैर या हाथ का हुआ हो, घर में किसी और का, तो आप उससे हड्डियों का जो ढांचा है उसे आप बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से देख सकते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं, जिन्हें हम अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के अस्थियों की आकृतियों का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग को अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों को ठीक उसी प्रकार का अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपके मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? आप अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या उनमें भी अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। बहुत छोटी छोटी हड्डियां, जैसे हमारी उंगलियां भी है ना, तो इनमें बहुत सारी हड्डियां देखिए आपस में एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही हड्डी होती, एक ही अस्थि होती, तो क्या होता? गहरी सांस क्या होता पता है आपको? कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, ये सीधी रहती हैं और आप इन्हें मोड़ नहीं सकते और मोड़कर कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए इनमें बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी उंगलियों को मोड़ पाते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ें। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने बक्ष और पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.10 में ध्यान से देखिए और बक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए, ये हमारा है अस्थि पिंजर। इसको हम कहते हैं अस्थि पिंजर। ये हमारी पसलियों की हड्डियां हैं। और ये क्या होती हैं? पसलियों की जो हड्डियां होती हैं, ये देखिए, ये हमारी जो पसलियों की हड्डियां हैं, ये कहाँ से जुड़ी होती हैं? ये शंकु रूपी बक्से के समान होती हैं और ये हमारे बक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। ये हमारी जो ये हमारी बक्ष की हड्डी है, यानी छाती की हड्डी। और ये कहाँ से जुड़ी होती है? यहाँ से, ये देखिए, मेरुदंड यानी पीछे मेरुदंड, यानी पीठ के पीछे जो हड्डी है ना, मोटी सी, हमें जो छूने से अनुभव करते हैं हम, ये उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये संख्या में कितनी होती हैं? ये संख्या में 12 होती हैं। संख्या में ये 12 होती हैं और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसमें हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यहाँ पे हमारा हृदय होता है ना, और यहाँ पे हमारा फेफड़ा होता है। तो ये हमारे हृदय को और हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं। ये बहुत ही क्या कहें उसको, सुरक्षा कवच है हमारे हृदय के और हमारे फेफड़े का। और कितनी संख्या में होती हैं? ये 12 होती हैं। और ये कहाँ से जुड़ी होती हैं बच्चों? ये जुड़ी होती हैं वक्ष की हड्डी से लेकर पीछे मेरुदंड की हड्डी तक, हड्डियों में जाकर ये जुड़ी रहती हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों को छूने के लिए कहिए। आप क्या पाते हैं कि आप उनकी पीठ पर कुछ उभरी हुई हड्डियां आपको दिखाई देंगी ना, एक लंबी सी उभरी हुई हड्डी दिखाई देगी। ये क्या है? ये कहलाती है मेरुदंड। देखिए यही है ये मेरुदंड, ये, ठीक है बच्चों। और इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन्हें हम कहते हैं कशेरुक। इन्हें हम कहते हैं कशेरुक। और इन कशेरुकों की संख्या कितनी है? इन कशेरुकों की संख्या है 33। और ये काफ़ी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने का कारण इसमें ये है कि इसकी वजह से हम अपने
पीठ को गति दे पाते हैं, हम अपने पीठ को मोड़ पाते हैं, हम कमर से झुक पाते हैं। यानी ये मेरुदंड जो है, आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर को बिल्कुल खड़ा रखने में, झुकने में, उठने में, मुड़ने में ये हमें मदद करता है। ये जो सारी कशेरुक है ना, ये कशेरुकाओं का बना होता है और अस्थि पिंजर यानी पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, ये देखिए, आपको दोबारा मैं दिखाती हूँ कि वक्ष की हड्डी से लेकर यहाँ जो हमारी वक्ष की हड्डी होती है, यहाँ से लेकर ये पीछे मेरुदंड तक जुड़ा होता है। ऐसे इस तरह से वक्ष की हड्डी से मेरुदंड के पास आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से ये जुड़ा होता है। और ये कितने होते हैं, अस्थि पिंजर कितने होते हैं, ये 12 होती हैं। ठीक है बच्चों। और कशेरुक की हड्डियाँ कितनी होती हैं, ये कशेरुक की हड्डियाँ होती हैं, मेरुदंड भी इसे हम कहते हैं, इसमें होते हैं ये 33। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं और इनको हम कहते हैं कशेरुक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चित्र 8.13 को ध्यान से देखिए। इस संरचना में श्रोणी अस्थियां हैं। कौन सी अस्थियां, श्रोणी अस्थियां। यह बक्सा के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। अमाशय के नीचे आपकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिनकी रक्षा ये करता है। यह कुल्ले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। आपकी जो खोपड़ी है ऊपर जो सर पे, वो क्या है, बहुत सारी हड्डियों के एक दूसरे से आपस में जुड़ने की वजह से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके, मस्तिष्क को बांधकर उनकी सुरक्षा करती हैं। और मस्तिष्क क्या है बेटा, मस्तिष्क होता है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि हमारे सोचने समझने का काम मस्तिष्क से ही होता है। सोचिए, अगर मस्तिष्क ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे सोचने समझने का काम कैसे होगा, और हम सोचेंगे समझेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसकी सुरक्षा करता है ये हमारी खोपड़ी की जो बनावट है, खोपड़ी की अस्थियां, ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा हमने की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, और इन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपास्थि। जैसे हमारे कान में जो हड्डी होती है वो बिल्कुल लचीली है और हम उसे जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। तो ये अस्थि नहीं है, क्योंकि हम अस्थियों को तो मोड़ ही नहीं सकते। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं उपास्थि। और कान के सबसे निचले वाले हिस्से में क्या कहती हैं, कान के सबसे निचले वाले हिस्से को हम कहते हैं कर्णपाली, जहाँ की कोई हड्डी नहीं होती। क्या आपको उंगलियों के बीच में दबाने पर कर्णपाली या उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर के संधियों में हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति भी दे सकते हैं। अपने नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। कंकाल जो पीछे आपको दिखाया गया है, इसमें कंकाल का, उसे आप उस चित्र को बनाइए। जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया था ना स्टार्टिंग में, इसको बनाइए। कोशिश कीजिए बनाने की, अपनी बुक से बन जाएगा। हमने अपने शरीर में उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी भी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इनका हम पता लगाएं। हमारी जो अस्थियां हैं ये काम कैसे करती हैं और इनको काम करने में मदद कौन करता है, आइए हम उसके बारे में जानेंगे। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए।
मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। जैसा कि चित्र 8.17 में दिखाया गया है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए क्या होता है। उसका वो जो मसल्स है ना आपकी हड्डियों पर चिपका हुआ, जो कि हड्डियों को, अगर हड्डी में ये मसल्स नहीं होते, ये पेशी नहीं होती, तो क्या होता है, ये आपस में जो हड्डियां हैं एक दूसरे से रगड़ हो जाती और रगड़ कर टूट सकती थी। लेकिन इनको क्या कहते हैं, इनको काम करने लायक बनाने के लिए और इनको एक मुलायमता, एक कोमलता प्रदान करने के लिए ये पेशी होती हैं जो कि उनको काम करने के लायक, मुड़ने के लायक बनाती हैं। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ में इसे छूकर देखिए। क्या आपको उभरा हुआ कोई भाग दिखाई देता है? इसे हम कहते हैं पेशी, जो हमारी हड्डियों के ऊपर लगा होता है, इसको हम कहते हैं पेशी। इसको हम क्या कहते हैं? पेशी। और ये हमारी हड्डियों से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। आप छू के भी पता करो, है ना। जब आप हाथ मोड़ते हो ना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। क्या होता है, ये पेशियाँ फूल जाती हैं क्योंकि ये संकुचित हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। इसी कारण ये उभी हुई हमें दिखाई देती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते समय, भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन का अर्थ क्या होता है? संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ जाना। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है, यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती हैं। और तब क्या हो जाता है, ये शिथिल अवस्था में आ जाती हैं और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती हैं। जबकि पहले वाली जो पेशी होती है वो क्या हो जाती है, वो शिथिल यानी लंबी हो जाती है और इस तरह से पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हम पहले अध्ययन करेंगे जंतुओं की चाल यानी केचुआ के बारे में। बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोग या फिल्टर पेपर पे रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। जैसा कि चित्र 8.18 में दिखाया गया। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े पे या टाइल पर इसको रखिए और चिकनी सतह पे इसे चलने दीजिए। आप क्या देखते हैं कि क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? एक जैसे आपने स्याही सोग पर या फिल्टर पेपर पर आपने इसको रखा था उस समय की गति और एक चिकनी सतह पे जब आपने इसको रखा तो वहाँ की गति में क्या भिन्नताएं हैं, ये आपको नोटिस करनी है। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है? तो केचुआ किस पर आसानी से चल सकता है? ये पेपर पे आसानी से चलेगा क्योंकि चिकनी सतह पे चलने में इसे परेशानी होती है। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना होता है, यानी छल्लों यानी अंगूठी की तरह गोल गोल। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं। इनमें हड्डियां नहीं होती और क्या होती हैं, सिर्फ मसल्स यानी पेशियां होती हैं जो इनके शरीर में घटने और बढ़ने में सहायता इनको प्रदान करती हैं। चलने के दौरान क्या होता है, केचुआ को आपने चलते हुए देखा ही होगा, क्या होता है कि इसका दो भाग होता है, एक तो इसका आखिरी सिरा और एक इसका अग्रभाग। तो ये क्या करता है कि पीछे के जब ये आगे की तरफ चलने की कोशिश करता है तब क्या होता है, केचुआ
अपने शरीर के पश्च भाग को क्या करता है, पीछे वाले भाग को क्या करता है, भूमि से जकड़ कर रखता है और आगे वाले भाग को खींचता है ये। उसके बाद क्या करता है, आगे वाले भाग से जमीन को पकड़ लेता है, भूमि को पकड़ लेता है और पीछे वाले भाग को खींचता है। इस तरह आपने चलते हुए केचुआ को जरूर देखा होगा। और इस तरह से क्या करता है, पीछे वाले भाग को ये खींचकर अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। इसके बाद इसका शरीर जो है वो संकुचित यानी कि छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और आगे का भाग इसे आगे की ओर खींचता है। इससे पश्च भाग जो है इसको आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक इसी तरह से चलता है, यानी इनके चलने की प्रक्रिया जो है वो इसी तरह से है कि एक भाग से यह पृथ्वी को पकड़ता है और पीछे वाले भाग से खींचता है और इसके बाद क्या करता है, पीछे वाले भाग को ज़मीन से पकड़ के रखता है और आगे वाले भाग को खींचता है और आगे वाले भाग से ज़मीन को पकड़ता है तो पीछे वाले भाग को खींचता है और इसी तरह से ये क्रमिक रूप से गति करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद है केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने, केचुआ क्या करता है, या अपने शरीर के हिस्से को जमीन पर टिकाता है। इसे शरीर में छोटे छोटे शुक या बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये शुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसमें जो शुक होते हैं ना, बाल जैसी आकृति, ये क्या करते हैं, इनको जो ये जब मिट्टी में यानी पृथ्वी को जब ये पकड़ते हैं तो उनकी पकड़ को क्या कर देते हैं, ये मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा जाता है। इसका शरीर जो होता है अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है, जिसे किसान को, आपने सुना होगा ना कि किसान बहुत खुश हो जाते हैं अगर उनके खेत में केचुआ होता है, जिसे ये खेतों की उपजाऊपन जो होता है, उपज जो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ क्षमता जो होती है, उसको वो बढ़ा देता है, जिससे पौधों को फ़ायदा होता है। अब हम पढ़ेंगे घोंगा के बारे में। घोंगा भी आपने लगभग देखा ही होगा। किसी बगीचे में घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या इसकी पीठ पर कोई गोल संरचना देखी है? आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है जैसे कोई बक्सा रखा हो, बॉक्स की तरह होता है और ये उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित एकदम रखता है। ये अगर किसी भी तरह का कोई हलचल होता है या किसी भी तरह की कोई घटना का इनको अंदेशा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को कवच के अंदर घुसा लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये चलते कैसे हैं? घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए और जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों में अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए कि इसकी जो गति है वो किस तरह की होती है। कवच का छेद खुलने पर सामने उसमें से एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कवच के अंदर से आपको आती हुई दिखाई देंगी। ये है इनका जैसा कि देखिए यहाँ पे ये कहलाती है इसकी कवच। ये है कवच और ये है इसका सिर वाला हिस्सा। तो ये जब भी किसी तरह की कोई हलचल देखता है या अपने आसपास या किसी तरह का शोरगुल या कुछ ऐसा इसको लगता है कि जैसे कुछ समस्या होने वाली है या इसको किसी से खतरे की आशंका होती है, तो ये क्या करता है, झटपट अपने आप को इस कवच के अंदर बंद कर लेता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो इसकी चाल देखने के लिए आप इसे शीशे की एक पट्टी पर रखें और तब आप इसे देख पाएंगे। क्या होता है कि मोटी एक संरचना आपको इस कवच से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर थोड़ा सा झुकाइए। बाद इसके जो पैर होते हैं ये लहरदार गति से आपको लहरदार गति दिखाई देंगी। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी, ये आप अवलोकन करके बता सकते हैं। तिलचट्टा लगभग सबने देखा ही होगा कि ये कैसा होता है ना। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पे भी चढ़ जाता है, कभी कभी ये उड़ता भी है। तो क्या होता है, इसके पैर कितने होते हैं? इसके पैर होते हैं 6, यानी कि 3 जोड़े इसके पैर होते हैं जो इसको चलने में मदद करते हैं। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न फलकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है।
वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां जो इसकी होती हैं तिलचट्टे की, वो इसे उड़ने में इसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर क्या होता है, उड़ने के अनुकूल होता है। अनुकूलित यानी कि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती हैं और मजबूत होती हैं। इनकी अस्थियों में क्या होता है, वायु भरा होता है। इनकी अस्थियों में क्या होता है, प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि खोखलापन होता है, जिनके कारण की अस्थियां जो हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पैर जो होते हैं, इनकी अस्थियां वो चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। इनके जो पैर होते हैं वो चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। जिसके अग्रपाद यानी आगे वाले जो पैर होते हैं वो पंख में रूपांतरित होते हैं, जो कि इनको कंधे से जोड़े रखती हैं और इनको उड़ते समय इनकी मदद करती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में ये सहायता करती हैं। मछली कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका जो नुकीला भाग है आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? आप क्या देखेंगे कि ये थोड़ी सी स्लो चलती है, थोड़ी धीमी चलती है। अब नाव के दोनों सिरों को पकड़कर, आगे के और पीछे के दोनों सिरों को पकड़कर आप इस प्रकार से धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से चल जाए। यहाँ देखिए चित्र में, तो यहाँ से धक्का जब देते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, चौड़े वाले हिस्से से आप इसको आगे की तरफ धकेलते हैं, तब क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरह चल पाती है। ठीक मछलियों की जो शारीरिक बनावट है वो भी इसी तरह की होती है। अब क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है, यानी मछली के जो शरीर की आकृति है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है धारा रेखीय। याद रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं कि जो मछली का शरीर जो होता है, नाव का जो आगे का सिरा और पीछे का सिरा नुकीला होता है और बीच में चौड़ा होता है, तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम धारा रेखीय, यानी मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 में 2.4 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। जब मछली अपने शरीर को किसी एक दिशा में मोड़ती है तो जो उसकी पूंछ होती है वो उसकी विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इससे वह एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है और इस प्रकार से क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो इसके पूंछ होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, पूंछ में लगे हुए पंख जो होते हैं ना, वो इसके दिशा परिवर्तन में इसकी मदद करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मछली का जो आप देख रहे हैं, सिर देख रहे हैं किधर है और पूंछ देखिए विपरीत दिशा में। तो इसी तरह से जो क्रमिक अवस्था है, पूंछ इधर होता है, सर इधर होता है तो पूंछ इधर हो जाता है। अगर इसका सर इधर होता है तो पूंछ इस तरह से ये क्रमिक ताल के मिलाप से अपने आप को आगे बढ़ाती जाती है और इस तरह से ये पानी में तैरती हैं। मछली के शरीर और पंख होते हैं जो जब वो तैरती हैं उस समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं उनके दिशा परिवर्तन में उनकी मदद करती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं ताकि वो आसानी से पानी की सतह पर तैर सकें। सर्प कैसे चलते हैं? सांप कैसे चलते हैं? आपने देखा होगा सांप का चलना।
है ना। सांप बिल्कुल भी सीधा नहीं चलते, वो कैसा चलते हैं, वो बिल्कुल मुड़ मुड़ कर चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या वह सीधा चलता है? बिल्कुल नहीं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी वो एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। वलय क्या होता है? गोल गोल, ठीक है ना। वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है और इनका शरीर अनेक वलय बनाता है, यानी छल्ला बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली और बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप में ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? उन्होंने अपने आप से इतने सारे प्रश्न कर डाले थे। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं और विभिन्नताएं होती हैं? विभिन्न जंतुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय के और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं। क्यों हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी अभी ढूंढने हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं? हम अपने शरीर में चुस्ती तभी पा सकते हैं जब हम प्रतिदिन योग करें। क्यों? क्योंकि योग भगाए रोग। अगर आप योग रोज करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपकी अस्थियां मजबूत रहेंगी और क्या होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका हृदय भी अच्छे से काम करेगा। आपकी जो श्वसन तंत्र हैं वो भी अच्छे से करेंगे। आपके जो पाचन तंत्र हैं वो भी सही से काम करेंगे और इस प्रकार आप स्वस्थ रहेंगे। तो योग जरूर अपनाएं। आइए बच्चों, अब हमारा ये तो पाठ समाप्त हो चुका है, तो हम इसके कुछ जो एक्सरसाइज हैं, जो अभ्यास हैं, उन्हें हम पूरा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले भरेंगे खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां हमारे शरीर को डैश प्रदान करती, डैश सहायता करती हैं। अस्थियों की संधियां यानी अस्थियों का जो जोड़ होता है हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है? गति। क्या भरेंगे हम इसमें? गति। अब अगला है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का ढांचा या कंकाल। अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का ढांचा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ढांचा। इसके बाद है कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी हैं। कोहनी की हड्डियां किससे जुड़ी हैं? हिंज। हिंज संधि द्वारा जुड़ी हैं। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। तो क्या भरेंगे हम इसमें? पेशी या मांसपेशी भी भर सकते हैं। तो ये हो गया, या हम पेशी भी भर सकते हैं। आइए हम सही और गलत का निशान लगाएं। सभी जंतुओं की गति एक चलन बिल्कुल एक समान होती है? नहीं, ये गलत है, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है? गलत। उपास्थि नरम होता है, अस्थियां होती हैं कठोर। उंगलियों की अस्थियों में
संधि नहीं होती। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, गलत, क्योंकि अगर संधि नहीं होगी तो हमारी उंगलियां काम ही नहीं करेंगी। अगर भुजा में 2 अस्थियां होती हैं, सही। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही। चलिए अब हम इसकी मैचिंग करेंगे। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, तो हम ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि में मिला देंगे और यहाँ हम लगा देंगे 1। मछली का धारा रेखीय शरीर होता है, तो यहाँ पे मिलाएंगे हम मछली का शरीर धारा रेखीय होता है और इसको 2 नंबर डाल देंगे। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। पसलियाँ क्या करती हैं? हृदय की सुरक्षा करती हैं। और इसमें हम नंबर 3 डाल देंगे। घोंगा, घोंगा का क्या लगाएंगे? बहुत धीमी गति से चलता है घोंगा, तो हम यहाँ लगाएंगे और इसमें हम लगा देंगे नंबर 4। इसके बाद तिलचट्टा के शरीर पर पंखों होता है या बाह्य कंकाल भी होता है, तो तिलचट्टा के शरीर पे पंख भी होता है और बाह्य कंकाल भी होता है, तो ये हमारा हो गया नंबर 5। अब हम करेंगे अपना आगे का। ये हैं हमारे बड़े प्रश्न उत्तर, जिसे मैं करके आपको दूंगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और अच्छे नंबरों से पास कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों। बाय बच्चों।